नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू IAS में। आज जिस टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं वह है बैटल ऑफ बक्सर और बक्सर की लड़ाई। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हमने प्लासी की लड़ाई के बारे में बताया था आपसे, फिर उसके बाद प्लासी की लूट के बारे में बात किया था। उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वही बक्सर का युद्ध पे आकर के रुकता है। तो ये बक्सर का लड़ाई जानना बहुत जरूरी है। पहले हम एक बार मैप में देख लेते हैं कि ये आपका बंगाल है और ये अवध है और ये दिल्ली है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बंगाल प्लासी के युद्ध के बाद इनडायरेक्टली बंगाल जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ गया था। यहीं का नवाब था जो मीर कासिम था, उसको जब हटा करके मीर जाफिर को पुनः बना दिया गया तो मीर कासिम इसी बंगाल से भाग करके अवध आ गया और यहीं पे यह जो है एक तरह का बैकग्राउंड का काम किया या भूमिका का काम किया जो बैटल ऑफ बक्सर का। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं बक्सर का लोकेशन कहाँ है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए प्लासी का लोकेशन क्या है, इस पे हमने चर्चा कर लिया था। ये बक्सर है, यहाँ पे पटना है। ये वाला पार्ट जो है ये पटना है। पटना से लगभग 130-140 किलोमीटर पश्चिम में बक्सर अवस्थित है। यहीं पे बक्सर का लड़ाई हुआ था जो 1764 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम सवाल पूछते हैं आपसे। एक पीटी का है, एक मेंस का है। पीटी का सवाल ये है कि द ब्रिटिश जनरल हु लेड हिज फोर्स इन द बैटल ऑफ बक्सर वाज। ये चार व्यक्ति का नाम है हेक्टर मुनरो, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स एंड लॉर्ड वेलेस्ली। इन चारों में से कौन सा व्यक्ति था जिसने कि बैटल ऑफ बक्सर में जो ब्रिटिश आर्मी थी उसको लीड किया था? आप वीडियो के बाद में इस पे हम डिस्कस करेंगे, तब तक आप अपने अनुसार से जो आपको सही लगता है वो सही इसमें आप बताइएगा। फ्रेंड्स, जो मेंस का क्वेश्चन है वो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज मोर सिग्निफिकेंट देन द बैटल ऑफ बक्सर फॉर द ब्रिटिशर्स, क्रिटिकली एनालाइज। फ्रेंड्स, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था जो 1764 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 1765 ईस्वी में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था। कहा जाता है कि जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है यह ज्यादा इंपॉर्टेंट था बैटल ऑफ बक्सर से। तो यह कैसे है, इसी को आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है। यह मेंस का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, मेंस का क्वेश्चन आप लिखिएगा। चलते हैं टू द पॉइंट, बात करते हैं बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। फ्रेंड्स, जो मीर जाफर थे उनको जब बंगाल के नवाब बना दिया गया 1757 ईस्वी में, और उसके बाद उससे बहुत ज्यादा पैसे का डिमांड किया गया, बहुत लूटा गया बंगाल को। लेकिन जब मीर जाफर को ऐसा हो गया कि वो दे ही नहीं पा रहा था पैसा जितना डिमांड किया जा रहा था, तब उसको हटा करके मीर कासिम को बना दिया गया बंगाल का नवाब। और जो मीर कासिम थे वो बहुत ही एबल रूलर थे, एफिशिएंट थे और स्ट्रॉन्ग रूलर थे। जब भी बंगाल के गद्दी पे, बंगाल के नवाब के गद्दी पे कोई भी एबल, एफिशिएंट और स्ट्रॉन्ग रूलर बैठेगा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कॉन्फ्लिक्ट होना संभव ही है। मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना है। इसीलिए यहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उभरा। क्यों उभरा? क्योंकि जो मिसयूज होता था ट्रेड प्रिविलेज का, उसको बंगाल के नवाब ने रोकने का कोशिश किया। जब बंगाल के नवाब अर्थात मीर कासिम को ये लगा कि ये जो मिसयूज ऑफ दस्तक हो रहा है, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ उनके जो प्राइवेट ट्रेडर्स थे उन्होंने भी बड़े पैमाने पे इसको मिसयूज करना शुरू किया, और बंगाल के नवाब मीर कासिम को लगा कि इसको हम रोक ही नहीं पाएंगे, तो उन्होंने जितने भी इंडियन मर्चेंट्स थे उनके लिए भी पूरा ट्रेड जो है फ्री कर दिया। आप समझिए चीजों को, मतलब कि ये जो दस्तक था जिसका मिसयूज करके ये लोग टैक्स से बचते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स से बचता था, वो टैक्स अब मीर कासिम ने इंडिया के जो मर्चेंट थे उनके लिए भी फ्री कर दिया। यही बात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ही बुरा लगा। उनको लगा कि एक नवाब अपना इंडिपेंडेंट निर्णय कैसे ले सकता है, उसे मैंने बिठाया है तो वो मुझसे बिना पूछे कोई निर्णय कैसे ले सकता था। यही बात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे को बहुत ही खटका, और फिर उन्होंने मीर कासिम को हटा करके मीर जाफर को पुनः बना दिया। ये जो मीर कासिम थे उस समय में 1763 की बात है। कई लड़ाई जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़े थे, लेकिन वो हर लड़ाई में हारते चले गए और फिर वहां से भाग करके वो अवध पहुंच गए। अवध में उन्होंने एक बहुत बड़ा अलायंस बनाया जिसको ग्रांड अलायंस कहते हैं। उस अलायंस में मीर कासिम खुद अपना, ये मीर कासिम, उसके बाद शुजा-उद-दौला जो कि नवाब थे अवध के, उनकी फौज, और शाह आलम सेकंड जो मुगल इंपेरर थे, इनकी फौज, मतलब 3
फौज एक साथ बैटल ऑफ बक्सर में इकट्ठा हुआ था। लेकिन थोड़ा सा हमें ये जानना होगा कि शाह आलम सेकेंड की फौज यहाँ पे कैसे आया। तो थोड़ा सा शाह आलम सेकेंड के बारे में जानते हैं। जो शाह आलम सेकेंड थे वो 1758 ईस्वी से ही अवध के रीजन में रह रहा था, क्योंकि जो दिल्ली का दरबार था वहां पे बहुत ही गंदे तरह का पॉलिटिक्स चल रहा था। उस दरबार के इस पॉलिटिक्स से यह आदमी खुश नहीं था और ये वहां से उस तरह के पॉलिटिक्स से बचना चाह रहा था। इसीलिए वह उस दरबार से निकल करके अवध में आकर के अपने लिए एक स्वतंत्र किंगडम को बनाने का व्यवस्था कर रहा था। इसी बीच इनको 1759 में यह पता चला कि इनके फादर को मार दिया गया और जैसे ही ये सूचना इनको मिली उन्होंने अपने आप को खुद मुगल बादशाह घोषित कर दिया और जो अवध के नवाब थे शुजा-उद-दौला उनको वजीर घोषित कर दिया। ये कहानी है कि शाह आलम सेकेंड इस अवध के क्षेत्र में क्या कर रहा था। आपको ये कहानी क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये जो तीनों फौज था, शाह आलम सेकेंड का फौज, शुजा-उद-दौला जो अवध के नवाब थे उनका फौज और मीर कासिम का फौज, ये तीनों फौज मिल करके बक्सर का मैदान में 22 अक्टूबर को लड़ाई लड़े। एक तरफ इन तीनों फौज और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग्रेज फौज। लेकिन उस लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुरी तरह से इन तीनों फौज को हरा दिया। जो इंग्लिश आर्मी था, ये इंग्लिश आर्मी टेक्निकली जो है बहुत ही इफिशिएंट था और साथ ही साथ यूनिटरी कमांड में था। यूनिटरी कमांड को इस पिक्चर से आप देख सकते हैं कि ऊपर से एक ऑर्डर आता है, ये दोनों आदमी फॉलो करते हैं, ये दोनों आदमी वही कमांड वही ऑर्डर को अपने नीचे वाले को फॉलो करवाता है। मतलब एक कमांड नीचे तक पहुंचता है, दैट्स कॉल्ड यूनिटरी कमांड। लेकिन जो इंडियन आर्मी था वह सेगमेंटरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में बैठा हुआ था। मतलब एक तो ये तीन तरह के जो आर्मी इकट्ठा हुए थे, अवध के आर्मी, मीर कासिम की आर्मी और शाह आलम सेकेंड की आर्मी, इन तीनों में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। साथ ही साथ इनकी जो अलग अलग अपना अपना आर्मी था वह आर्मी भी खंड खंड टुकड़ों में बटा हुआ था, एक सेगमेंटरी मॉडल पे ऑर्गेनाइज था। इनका यूनिटरी कमांड नहीं था। साथ ही साथ इनका जो टेक्नोलॉजिकली जो थे ये बहुत ही डिसएडवांटेज स्टेज में थे। इन सारे कारणों से इंडियन फौज बहुत ही बुरी तरह से बक्सर के युद्ध में हार गया। लेकिन फ्रेंड्स, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इस युद्ध से भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट ब्रिटिशर्स के लिए इस युद्ध के बाद होने वाला ट्रीटी था, जिस ट्रीटी का नाम इलाहाबाद का ट्रीटी कहा जाता है, जो 1765 ईस्वी में हुआ था। इलाहाबाद की संधि के लिए रॉबर्ट क्लाइव को स्पेशली भेजा गया था लंदन से। बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर के इनको भेजा गया था। याद रखिएगा 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। उस बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश फोर्स को लीड करने वाला कोई और होता है और इलाहाबाद का जो ट्रीटी एक साल के बाद होता है, उस ट्रीटी में ब्रिटिशर्स डेलीगेशन को लीड करने वाला कोई और व्यक्ति होता है। मतलब इस समय जो ट्रीटी हो रहा है उस समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एरिया था उनका जो गवर्नर जनरल था वो रॉबर्ट क्लाइव था। मतलब रॉबर्ट क्लाइव के अनुभव का फायदा उठाने के लिए ट्रीटी को एक साल बाद किया गया। इस चीज को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ये जो ट्रीटी हुआ है, सबसे पहले इस ट्रीटी को मुगल जो इंपेरर थे शाह आलम सेकेंड, उनसे किया गया है। शाह आलम को बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ व्यवहार किया गया उनके साथ, क्योंकि जो सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस था, मुगल का बादशाह है, इसका जो एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस था उस समय में वहां के भारत के जनमानस पे बहुत ज्यादा था। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मुगल बादशाह का बहुत ही आदर पूर्वक व्यवहार किया गया। इसके बदले में जो मुगल बादशाह थे उन्होंने इलाहाबाद का ट्रीटी किया 1765 ईस्वी में, और इस ट्रीटी में शाह आलम सेकेंड ने कंपनी को पूरे बंगाल, उड़ीसा और बिहार का दीवानी अधिकार दे दिया, रिवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स। मतलब ये हुआ कि जो पूरा बंगाल का रिसोर्सेज था, जो लुक्रेटिव रिसोर्सेज था, जो बहुत ही बड़े पैमाने पे वहां पे भंडार था रिसोर्सेज का, उसका एब्सोल्यूट कंट्रोल कंपनी के हाथों में इस समझौता के बाद चला गया। दीवानी का अधिकार ही होता है रिवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स।
मतलब बंगाल में जो इतने ज़्यादा सोर्स थे, रिसोर्सेज थे, वहाँ जो टैक्स का कलेक्शन होगा वो अब नवाब नहीं करेगा बल्कि कंपनी करेगी। ये बहुत बड़ा ब्रिटिशर्स के लिए एडवांटेज था। फ्रेंड्स, उसके बाद जो अवध के साथ ट्रीटी किया, जो शुजाउद्दौला थे उनके साथ ट्रीटी किया गया। शुजाउद्दौला को बोला गया कि तुम 5 मिलियन अर्थात 50 लाख रुपया दो। तो शुजाउद्दौला ने 50 लाख रुपया दिया। साथ ही साथ जो कंपनी है और जो नवाब है एक दूसरे को डिफेंड करेगा। जब भी कोई तीसरा फोर्स दोनों में से किसी पे अटैक करेगा तो ये एक पे अटैक होने पे दूसरा उसको प्रोटेक्ट करेगा। ये दूसरा शर्त था ट्रीटी का। और तीसरा था कि जो नवाब है उसके दरबार में ब्रिटिश रेसिडेंट जो है वो नियुक्त होंगे। अर्थात ब्रिटिश रेसिडेंट का मतलब होता है कि यह उस दरबार में जो कुछ भी होगा उसका मॉनिटरिंग करेगा, उसमें इंटरफेयर करेगा। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, अवध में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का अधिकार दिया गया इस ट्रीटी के तहत। और यही ट्रीटी बाद में बहुत बड़े फ्रेश टेंशन का कारण बना। इन्होंने बहुत सारे अवध के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कई सारे टेंशन्स क्रिएट किए। और यही टेंशन आने वाले समय में 1856 में जो अवध को एनेक्स कर लिया गया था, ब्रिटिश राज में मिला लिया गया था, उसका एक बहुत बड़ा कारण बना था। फ्रेंड्स, इस तरह से आप देखेंगे कि इस ट्रीटी के अंतर्गत अर्थात 1765 होते होते पूरा जो पूर्वी भारत था वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गया था। फ्रेंड्स, अब हम उस सवाल का जवाब लेते हैं जिस सवाल का मैंने आपसे वीडियो शुरू होने से पहले पूछा था कि द ब्रिटिश जनरल हु लेड हिज फोर्स इन द बैटल ऑफ बक्सर एंड दैट पर्सन वाज द हेक्टर मुनरो। ये जो हेक्टर मुनरो है, इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश फोर्स को लीड किया था। अर्थात इसका आंसर ए होगा। मतलब इस ब्रिटिश फोर्स, यहाँ पे दो पक्ष था, एक तरफ ब्रिटिश फोर्स थे और दूसरी तरफ इंडियन फोर्स थे। इंडियन फोर्स में ये तीनों ग्रुप थे, ब्रिटिश फोर्स में जो लीडर था वो हेक्टर मुनरो था। और जो लास्ट में जो मेंस का क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज मोर सिग्निफिकेंट देन द बैटल ऑफ बक्सर फॉर द ब्रिटिशर्स, क्रिटिकली एनालाइज। इस सवाल का आंसर लिखिएगा और मुझे भेजिएगा, इस पर हम आपको फीडबैक देंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर एंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इन सारे चीजों के कारण पूरा पूर्वी भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गया। अब हम साउथ इंडिया की बात करेंगे, खास करके मैसूर की बात करेंगे। मैसूर, अगला वीडियो हम मैसूर पे बनाएंगे, कैसे मैसूर को वहाँ पे हैदर अली था, हैदर अली कौन था, टीपू सुल्तान कौन था, किस तरह से युद्ध हुआ और किस तरह से मैसूर को कंपनी ने अपने में मिला लिया, इस कहानी पे हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसलिए मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।